गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाजिर हैं आपके लिए फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर। टॉपिक नहीं यार, एक वीडियो में हमने सारे टॉपिक कवर करे थे। क्या क्या? इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स, डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और पोलराइजेशन का पूरा चैप्टर। अब एक लेक्चर में हम आपके लिए हाजिर कर रहे हैं पोलराइजेशन वाले चैप्टर में जो मैलस का लॉ था, हमने उसी दिन इंडिकेट कर दिया था कि वही 3 सवाल आपके फंसेंगे। बाकी तो n बराबर 10 IP में n दिया रहेगा तो IP पूछेगा, IP दिया रहेगा तो n पूछेगा। सुपर झंडू बाम थॉट क्वेश्चंस हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें 2-3 सवाल जो लॉ ऑफ मैलस के ऊपर हैं वो बच्चों के जाते हैं फंस। मैं उनका डिस्कशन कर रहा हूँ। शुरू करूँ? चलो आओ देखो, 2-3 सवाल ही बहुत आसान है, वो कंसेप्ट जैसे बैठी वैसे क्लियर। एक हमारी किताब में एग्जाम्पल 7 है, वही 2 सवाल के बारे में मैंने बात की थी, उन्हीं पर बात करके ख़त्म करता हूँ। एग्जाम्पल 7 हमारी किताब में, अपनी किताब में पढ़ लेना। 2 पोलराइड परस्पर क्रासित रखे गए हैं। यही बात अभी पहले सवाल से समझ लीजिए, 2-3 बार बता के ख़त्म कर दूंगा। 2 पोलराइड परस्पर क्रासित रखे गए हैं। क्रॉस समझते होंगे। दोनों पोलराइड यानी दोनों टूरमेन क्रिस्टल के बीच का एंगल 90 डिग्री है। 2 पोलराइड परस्पर क्रासित रखे गए हैं तो कुछ ऐसी सीन होनी चाहिए। दो पोलराइड परस्पर क्रासित रखे गए हैं, यह है क्रॉसित, यानी इस पोलराइड और इस पोलराइड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसकी एक्सिस ऐसे है, इसकी एक्सिस ऐसे, तो एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। 2 पोलराइड परस्पर क्रासित रखने का मतलब एक ऐसे रखा है, प्रैक्टिकली मैं दिखा देता हूँ। एक ऐसे रखा है, दूसरा ऐसे रखा है, तो एंगल इन दोनों के बीच का 90 हो गया कि नहीं हो गया? कह रहा है एक को 60 डिग्री घुमा दें। ए भैया, इसको हम 60 डिग्री के ऐसे टर्निंग मार देंगे तो जो दोनों के बीच का एंगल 90 था वो 30 हो जाएगा। एक को 60 डिग्री घुमा दें तो जो एंगल तुम्हें पहले 90 दिखाई दे रहा था, क्या वो 30 हो जाएगा? जरूर दिखाऊं? सारे मच्छर काट रहे हैं। ये एक पोलराइड था, ये एक पोलराइड था, पहले क्रॉसित रखे थे। अब इसको 60 डिग्री की टर्निंग मारेंगे तब दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री ना बचेगा बस। तो कह रहा है आध्रुवित प्रकाश का कितने प्रतिशत पारगमित हो जाएगा? आध्रुवित प्रकाश का कितने प्रतिशत पारगमित हो जाएगा? तो सबसे पहले एक और जरूरी चीज़ सुन ले, शायद उस दिन मैंने चर्चा की थी कि अगर यहाँ पर आध्रुवित प्रकाश है तो आध्रुवित प्रकाश जब पहली बार पोलराइज होता है तो पोलराइजेशन में उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती है। अगर आपके पास जानकारी ना थी तो अभी अभी ले लीजिए। कभी भी आध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अगर I0 है, जब ध्रुवित होकर के यहाँ पहुँचेगा, ध्रुवित होकर यहाँ पहुँचेगा, अगर आपको आध्रुवित प्रकाश की तीव्रता मैंने पिछली क्लास में बताया था, आध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अगर I0 है तो ध्रुवित होकर जब यहाँ पहुँचेगा तो उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। ये बात मेमोरी में रखिएगा, दिमाग में रखने वाली चीज़ है। अब इसको मैंने 60 डिग्री का टर्न मारा था तो अब दोनों पोलराइड के बीच का जो एंगल बचा रह गया वो 30 ही बचा रह गया। पहले क्रॉसित रखे थे, अब 60 डिग्री की टर्निंग मारने के बाद जो एंगल दोनों के बीच बचा रह गया वो 30। और इस एनालाइजर पर पड़ने वाली आपतित प्रकाश की तीव्रता I0/2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगी बताना था, तो इसका ठेका मैलस ने उठाया है। I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। तो अब I0 की जगह केवल I0 मत लिख देना, क्योंकि I0 थी आध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, पहली बार ध्रुवण के बाद उसकी तीव्रता घट जाती है। I0 ये इस एनालाइजर यानी विश्लेषक पर पड़ने वाले प्रकाश की आपतित तीव्रता है I0/2।
अब इन दोनों के बीच का एंगल 30 हो गया था। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। तो जब अंत में आपको ये मिलेगी तो आप आंसर चेक कर लीजिए, 3/8I0। 3/8I0। तो अब पूछा है कितने प्रतिशत पारगमित हुई है, तो आने वाली थी I0 टोटल आध्रुवित प्रकाश की, और इंटू इसी का 100 करवा लो यार, तो वो तो तुमको प्रतिशतता निकालना आता है ना। इससे निकलने के बाद जो आध्रुवित प्रकाश है उसकी कितने प्रतिशत तीव्रता पारगमित होगी, तो पारगमन इतने का हुआ, ओरिजिनल I0 थी इंटू 100 कर दें भैया, तो 300 को 8 से भाग देने पर जो भी आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। एक सवाल तो बच्चों का ये होता, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी शेड्यूल्ड वो आपको मिल गई है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलो भाई, जितने सवाल थे क्रॉसित पोलराइड वाले उनका एक मुख्य कंसेप्ट हमने आपको दे दिया है। क्रॉसित रखने का मतलब शुरुआत में 90 डिग्री के एंगल पर रखें। एक भाई और बढ़िया सवाल लगा लीजिए हमारे साथ, एक ज़बरदस्त वाला सवाल जिसको सारी दुनिया में NCERT में प्रेफरेंस दिया गया है। मेरी किताब में एक एग्जाम्पल 9 है। यही मैं 3-4 सवाल बताता हूँ, मेरे बताने का शौक़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक प्रकाश पुंज के मार्ग में 2 क्रॉसित पोलराइड रखे गए। तो क्रॉसित पोलराइड अब समझ में आ गया होगा, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है इसलिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्रॉसित पोलराइड रखें, देख लीजिए। क्रॉसित पोलराइड रखने का मतलब 2 ऐसे प्लेन जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। 2 ऐसे पोलराइजर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री, क्रॉसित पोलराइड रखें। इनके बीच एक अन्य पोलराइड C रख दिया गया है। इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी ध्रुवण अक्ष पोलराइड A की ध्रुवण से थीटा बनाती है। ओहो हो, एक और तीसरा घुसा लाए, एक करे नाम A रहा, एक करे नाम B रहा भैया, एक तीसरका लई आए। तीसरका वाला इसके साथ थीटा बनाता है। तो आपको तो फिर अब गणित के भी विद्यार्थी हैं चाहे बायोलॉजी के विद्यार्थी हों, बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। अगर इसके साथ इसका एंगल 90 था तो ये वाला जो C आया था बीच में बैठा था, इसका इसके साथ अगर एंगल थीटा बन गया है तो इसका इसके साथ एंगल 90 माइनस थीटा होना ही चाहिए, पढ़ा। एक अन्य पोलराइड C इस प्रकार रखा जाता है कि इसकी ध्रुवण अक्ष पोलराइड A की ध्रुवण अक्ष से थीटा बनाती है। पोलराइड A से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 हो। पोलराइड A से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 हो। सुनना, पोलराइड A से जो निर्गत हो रही है, अब ये देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I है तो यहाँ पर I0/2 हो जाएगी। तो उसने सवाल को पढ़िए ध्यान से, कह रहा है A से निर्गत की तीव्रता I0 है, मतलब साफ है इसके पहले जो आध्रुवित प्रकाश रहा होगा पक्का है उसकी तीव्रता 2I0 रही होगी। तो यहाँ पर जो रिसीविंग हुई यानी पहली बार जब लाइट पोलराइड हुई तो इसकी इंटेंसिटी I0 हो गई होगी। अब मैं बहस नहीं करना चाहता, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि I0 था तो I0/2 रहा होगा, लेकिन इस प्रश्न में पहले ही कह दिया कि A से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 है। तो जब वो C से पहली बार निर्गत होगी IC मिलेगा, तो I0 मेरा इनपुट के फॉर्म में मिलेगा, तो I0 cos स्क्वायर थीटा, बोलो I0 cos स्क्वायर थीटा मिलना चाहिए। अब जब यहाँ पर हम पहुँचेंगे तो इस जगह पर मुझे ये मिल रहा होगा। अब जब B से फाइनली हम निकल के जाएंगे तो B से निकलने पर हमें तीव्रता पूछी गई यानी IB, तो ये मेरे इनपुट का काम करेगी। तो इनपुट की जगह I0 cos स्क्वायर थीटा और आगे बन जाएगा cos 90 माइनस थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल, तो इसका स्क्वायर। पढ़े लिखे आदमी हो, I0 cos स्क्वायर थीटा, cos 90 माइनस थीटा 2 बार हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो IB हमसे पूछा गया था, बहुत जनरल थिंक है, सामान्य थिंक इस्तेमाल करनी है। 2 बार इसे साइन थीटा cos थीटा लिखवा दीजिए। अगर मैं इसको जो स्क्वायर लगे 2 बार इसे लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या? 2 मल्टीप्लाई तो 4 से डिवाइड, यहाँ पर हो गया I0/4
ये हो गया साइन 2 थीटा और ये भी हो गया साइन 2 थीटा। तो 2 बार साइन 2 थीटा हो गया, जाके आंसर चेक करो साइन स्क्वायर 2 थीटा। यानी जब B से ये निकल रहा होगा तो उसकी तीव्रता I0/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा होगी। हाँ, इसका सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 9 लोगों का फंसता है। एक आखिरी सवाल और बता देता हूँ, क्रॉसित पोलराइड वाला, बस इसके बाद अब कोई और सवाल इस पोलराइजेशन के चैप्टर में हमें आपको नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ न्यूमेरिकल का कोई ज़्यादा वजूद है नहीं है, लेकिन है भी। कह रहा है 2 पोलराइड ए बी परस्पर क्रॉसित रखे गए हैं। तो जब क्रॉसित रखे गए हों तो इसकी सीन हमने आपकी क्लियर कर दी है। ये दोनों पोलराइड हैं, परस्पर क्रॉसित रखे गए हैं। क्रॉसित रखने का मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। फिर क्या हुआ है, इनके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता A पर आपतित प्रकाश की तीव्रता की 1/8 रह जाए। तो सुनो, इनके बीच का एंगल कितना रखा जाए, एक C तीसरा पोलराइड कितने एंगल पर रखा जाए, कह दो थीटा पर रखा जाए। तो यहाँ पर अपने आप एंगल 90 - थीटा हो जाएगा। कह रहा है C तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखा जाए कि B से निर्गत, इसका नाम B था, B से निर्गत प्रकाश की तीव्रता A पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता के 1/8 हो जाए। ध्यान रखिएगा, A पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर से जब रिसीव हो तो I0/8 हो जाए, उसके लिए थीटा कितना रखना होता। पहली प्राइमरी कंसेप्ट कि अगर यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 है, पहली बार पोलराइजेशन के बाद याद रखिएगा यहाँ पर जो तीव्रता मिलेगी पोलराइज लाइट की वो I0/2 हो जाएगी। ये कंसेप्ट है यहाँ कि अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अगर I0 है तो यहाँ पर जब रिसीव होगी पहली बार ध्रुवण के बाद तो उसकी तीव्रता I0/2 हो जाएगी। पक्का? अब आगे, सबसे पहले C से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करते हैं, IC। तो इसके इनपुट पर हो जाएगा I0/2 cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब C से जब यहाँ रिसीविंग वाली मुझे ये मिल चुकी है तो इस पोलराइड के लिए, इस एनालाइजर के लिए, B के लिए ये इनपुट का काम करेगी। अब अगर ये इनपुट का काम करेगी तो जो IB मुझे रिसीव होगा वो IC cos स्क्वायर 90 - थीटा होगा। जी हाँ, अगर ये एंगल थीटा था तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। और जो IC हमें मिला है वो कैलकुलेटेड था पहले से I0/2 cos स्क्वायर थीटा। आपको तो पता है, मैथ पढ़े लिखे आदमी है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी भी तो बना के आया हूँ। अब जो B से निकल रहा है उसके बारे में हमें बताया गया है कि ये तीव्रता पहले वाले की 1/8 होनी है, यहाँ की 1/8 होनी है। तो I0/2 आपको अभी भी ये सीन मैंने दिखाया है, फिर से दिखा देता हूँ। 2 बार साइन थीटा कास थीटा ऐसे लिख दें, यही तो लिखा जाएगा। 2 × 2 डिवाइड का मामला बना लें 2 बार निश्चित तौर से। तो आइए, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 गए, I0 भी गए। ये 2 बार साइन 2 थीटा हो गया। 1 बराबर 2 बार साइन 2 थीटा हो गया, साइन 2 थीटा अर्थात साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये भी साइन 2 थीटा, ये भी साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा = 1 हो जाएगा। तो 2 थीटा में अगर 1 है तो 2 थीटा बराबर 90 हो जाएगा, तो थीटा बराबर 45 हो जाएगा। ये आपके पोलराइजेशन का कंसेप्ट था जो ख़त्म हो गया। 3 सवाल थे, अब इससे ज़्यादा कोई सवाल बताना मैं मुनासिब नहीं समझता। इसके बाद आ जाइए सीधे, एक चैप्टर आपका तैयार हुआ पड़ा है। पहले से हमने आपको प्री में दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। इसकी 2 वीडियो में दे चुका हूँ, आपकी एक तैयारी वीडियो दे चुका हूँ, एक कंप्लीट वीडियो भी दे चुका हूँ। अब वक्त है आज इसके कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल लगा लेने का जो बिल्कुल टू द पॉइंट होंगे।
3 या 5 न्यूमेरिकल ही बताऊंगा, फिर आपके पूछे जाने पर बताऊंगा जो आपका फंस जाएगा। अपनी तरफ से 3 से लेकर 5 न्यूमेरिकल ही डिस्कस करूंगा। पहले आपको एक बार रिकैप कर देता हूं, रीएनर्जाइज कर देता हूं। आपको याद था इस पूरे चैप्टर में एक मेटल की प्लेट होती थी, इस मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने का मामला आता था। इस प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने का मामला आता था तो इससे इलेक्ट्रॉन जब निकालने होते थे तो आपको इसके पर सनलाइट डालनी पड़ती थी, यानी लाइट डालनी पड़ती थी, और लाइट में जो फोटॉन्स होते थे, फोटॉन्स की एनर्जी E बराबर hc/λ होती थी। इसी को हम लोग बाद में hν भी लिख लेते थे, न्यू फ्रीक्वेंसी के रूप में होती थी। तो जो एनर्जी आपके फोटॉन की होती थी, फोटॉन की एनर्जी E बराबर या तो hc/λ या तो hν से हम रिप्रेजेंट करते थे। अब आगे हमने इसके बाद बताया था कि अगर आइंस्टीन यहाँ शामिल होते हैं, आइंस्टीन आते हैं यहाँ, तो कुछ बेहद ज़रूरी वजह थी। अगर एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, डेफिनेट फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो वो एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च होती थी। पहले तो वर्क फंक्शन में खर्च होती थी, बाकी बची उसकी गति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती थी। इसी को अगर हम लोग कन्वर्जन फॉर्म में लिखते थे तो hc/λ 0 और इसे ½ mv² भी लिख देते थे। इसी का एक और फॉर्म hν लिखा था मैंने, hν 0 लिखा था, और E × V0 जिसे कट ऑफ पोटेंशियल का नाम भी दिया गया था। तो इसकी 3 कन्वर्जन इक्वेशन मैं आपको थ्योरी लेक्चर में बढ़िया से बता चुका हूँ। जिन बच्चों को इस चैप्टर की थ्योरी क्लियर ना हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूंगा, तो आपको इसका कंटेंट कंप्लीट मिल जाएगा। तो बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, बिना ब्रेन लगाए आपको इसके न्यूमेरिकल लगाने हैं। आप खुद से लगाइएगा तो बात समझ में आएगी। मैं 4-5 सवाल शुरू करने के लिए, इनिशिएशन करने के लिए दे देता हूँ। पहला सवाल एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 तो आप लगाएंगे खुद ही। कहता है एक फोटॉन जिसकी ऊर्जा, एक फोटॉन की ऊर्जा 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा। तो एकदम बेकार सवाल है, कोई मतलब नहीं है। E बराबर हमने एक फार्मूला पढ़ा है hc/λ। अब आपको पता है इसकी एनर्जी 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बनाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो सब सत्यानाश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जूल बना लीजिए। H हमारे पास होता है 6.6 10⁻34। C भी हमारे पास होता है, और λ आपको चाहिएगा, आप निकाल लीजिएगा। अब इसमें न्यूमेरिकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। सवाल 2 सवाल इधर उधर आ गए वो अलग बात है, वरना न्यूमेरिकल बिल्कुल नथिंग, इसका कोई स्टेटस ही नहीं है। एक अच्छा सवाल और बता देता हूँ। कहता है 25 वाट, चौथा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4, 25 वाट, तो ये पावर है। वाट होता है बेसिकली जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड के एक वर्णित प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड 6000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ की लाइट डाली जा रही है। बताओ कितने फोटॉन गिरेंगे। तो तुमको पता है एक फोटॉन के पास केवल इतनी एनर्जी होती है, hc/λ के बराबर। तो H का मान होता है 6.6 10⁻34। C इज़ द लाइट वेलोसिटी 3 × 10⁸ अपान λ हमें दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। आप इस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे जो बेहद कम होगी, और 1 सेकंड में आपको 25 जूल एनर्जी पैदा करनी है। एक फोटॉन के पास मात्र इतनी एनर्जी है। आओ थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1.1 हो जाएगा, × 3 हो जाएगा, 7 माइनस की पावर हो जाएगी, 8 7 15 प्लस की 34 माइनस की तो माइनस की 19 पावर। एक फोटॉन के पास, जो कि आप देख पा रहे होंगे, बेहद कम एनर्जी है, 1.1 10 × 3 × 10⁻19 जूल की। बहुत कम एनर्जी है एक फोटॉन के पास। अब हमें करना क्या होगा, आप ध्यान से सुनिएगा। इतनी कम एनर्जी जो इस फोटॉन के पास मौजूद है, हमें 25 जूल 1 सेकंड में पैदा करनी, 25 जूल पर सेकंड। तो एक फोटॉन के पास सिर्फ इतनी ऊर्जा है, 25 जूल पैदा करने के लिए कितना फोटॉन डालना पड़ेगा। 1 सेकंड में मुझे 25 जूल ऊर्जा पैदा करनी है, और 1 सेकंड में फ़िलहाल अभी इतने फोटॉन गिर रहे हैं।
एक फोटान की एनर्जी इतनी है, तो इतनी एनर्जी पैदा करने के लिए कितने फोटान गिराने पड़ेंगे? एक फोटान के बराबर इतनी ऊर्जा है, तो 25 जूल ऊर्जा पैदा करने के लिए कितने फोटान गिराने पड़ेंगे? हमें पता लगाना है, तो मल्टीप्लाइड बाई n कर देंगे। सर एक मिनट, तो अब n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 25 केर 33 10⁻⁹ कैलकुलेट कर देंगे, आपको फोटानों की संख्या। इस तरह के तमाम सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं। अगला सवाल एक और है 5 नंबर। 3 या 4 सवाल इनिशिएट करूंगा, इसमें 1-2 आइंस्टीन की इक्वेशन के शामिल होंगे। 200 वाट पावर है, 200 वाट का एक वर्णी प्रकाश स्रोत 4 × 10⁻20 फोटान पर सेकंड निकालता है। बताओ कितनी तरंगदैर्घ्य होगी? तुमको पता है पावर पैदा करनी है 200 वाट। एक फोटान के पास सिर्फ एनर्जी होती है hc/λ। कितने फोटान मिलकर के इतनी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं? 4 × 10⁻20। तो h पता है, c पता है, अब की बार वेवलेंथ पता करनी है। घुमा फिरा के बार बार वही है, 200 वाट यानी 200 जूल पर सेकंड पैदा करनी है। एक फोटान के पास मात्र इतनी ऊर्जा होती है, इतने फोटान गिर करके इतनी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, तो बताओ फोटान का वेवलेंथ कितना होना चाहिए? तो h पता है, c पता है, लैम्डा तुम्हें चाहिए, निकाल डालिए। किताब की भाषा मत पढ़िए, सवाल पढ़िए, क्या कहना चाहता है इस पर बात करिए। एक मिनट, चल भैया आगे चलें तो ये भी मामला हो गया, लैम्डा निकल गया। और कुछ देख लो भैया, एक जैसे सवाल बच्चों का जो फंस जाते हैं बच्चों के, अभी मैं प्री कंजर्वेशन से वही बता रहा हूँ। इसे क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों का अक्सर फंसा करता है। बच्चे पूछते हैं E = hc/λ छोड़ करके पूरे चैप्टर में कुछ लगाना नहीं है। कहता है 25 वाट के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य, लाइट की तरंगदैर्घ्य दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम, 25 वाट उसकी पावर है। प्रकाश वैद्युत धारा यानी I पूछा है, जबकि 5% प्रकाश वैद्युत प्रभाव की दक्षता है। ये एक पॉइंट फंस जाता है बच्चों का कि ये क्या लिखा है, I पूछी गई है। तो सुनो, पहले सबसे पहले जो प्रकाश आ रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो उस एक फोटान की एनर्जी सबसे पहले आप निकाल लीजिए, जो hc/λ से निकल जाएगी। h पता होता है, c पता होता है, लैम्डा हमें दिया गया है, हम तूफानी कैलकुलेशन से पता लगा लेते हैं। हाँ, आप इस चैप्टर को लगाने के लिए कैलकुलेटर लेके भी बैठ सकते हैं। हमें एक फोटान की एनर्जी पता चल गई। अब एक फोटान के पास एनर्जी इतनी है, तो 25 जूल एनर्जी पैदा करने के लिए कितने फोटान डालने पड़ेंगे पता लगाना पड़ेगा। एक फोटान के पास इतनी कम एनर्जी है, 25 वाट का मतलब 25 जूल पर सेकेंड। तो 25 जूल एनर्जी पैदा करने के लिए हमें कितने फोटान डालने होंगे ये पता लगा लें, तो फोटानों की संख्या मिल जाएगी। ये बातें लगातार मैं भी कर रहा हूँ। इतने फोटान 1 सेकंड में हमें डालने पड़ेंगे, तभी जाकर के हमें 25 जूल एनर्जी 1 सेकंड में प्राप्त होगी। अब जो ये 5% दक्षता है, इसका मतलब समझाता हूं मैं, सुनो। इतने फोटान आकर के इस मेटल की सरफेस पर गिरेंगे 1 सेकंड में, मात्र इतने फोटान, तब जाकर के कहीं 25 वाट की एनर्जी पैदा होगी। लेकिन एक बात उसने कही है, 5% प्रकाश वैद्युत प्रभाव दक्षता। इसका मतलब ये है, वो कहना ये चाहता है कि अगर 100 फोटान, कितने 100 फोटान गिरते हैं तो सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन ही निकालते हैं। 5% प्रकाश वैद्युत प्रभाव दक्षता का मतलब यहाँ ये है, कई जगह आएगा तो बार बार उठाइए गए स्टेप। 100 फोटान जब गिरते हैं इस मेटल पर, तो इसके एवज में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन ही निकलते हैं। तो 5% प्रकाश वैद्युत प्रभाव दक्षता का मतलब है 100 फोटान गिरने के एवज में 5 इलेक्ट्रॉन निकलना। तो सुनो, 100 फोटान गिरते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो
एक फोटॉन गिरेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? लेकिन आपको तो पता है आपके पृष्ठ पर इतने इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, तो इतने फोटॉन गिर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पता चल जाएगा। ये निकल गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई है तो अब विद्युत धारा बड़ी आसानी से निकल जाएगी। I बराबर यानी बाई टी। I बराबर, क्योंकि जो करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन के पहुंचने से, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे सामने आ चुकी है। 5 × 7.58 10 की पावर अब ये 17 बन जाएगा। n E की वैल्यू हमारे पास होती है, टाइम हो गया पर सेकंड। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें प्रकाश विद्युत धारा पूछी गई थी जो आपके सामने 0.606 एम्पियर आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी कि अगर 6000 वेवलेंथ की लाइट हम डालेंगे, 25 वाट की एनर्जी पैदा करनी है, सबसे पहले पता कराएं कितने फोटॉन। तो सामान्य सा मसला है, एक फोटॉन की एनर्जी hc/λ होती है, तो कितने फोटॉन मिल करके 25 वाट यानी 25 जूल पर सेकंड की एनर्जी पैदा करेंगे। तो इतने फोटॉन जब एक सेकंड में गिरेंगे तो 25 जूल की एनर्जी पैदा होगी। तो फोटॉनों की संख्या भी हमसे पूछी गई थी और हमसे बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो प्रकाश विद्युत धारा है उसको पता करने के लिए एक नाटक बताया गया था, 5% प्रकाश विद्युत प्रभाव की दक्षता। मतलब वो साफ है कि अगर किसी मेटल के सरफेस पर 100 फोटॉन गिरते हैं तो आपको वो 5 इलेक्ट्रॉन देता है। एक फोटॉन गिरेगा तो इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इतने फोटॉन गिरेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या विद्युत धारा पैदा करती है, आपको पता है। एक ये मामला हो गया। एक सवाल और हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल 8 हो गया, बाकी E बराबर hc/λ लगाते रहिएगा। पहले ध्यान से एग्जाम्पल लगाइएगा, आज का होमवर्क आपका यही है। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं ये सारे लगा डालिए। एक बढ़िया सवाल आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल 12, मेरी किताब में एग्जाम्पल 12, मैं सवाल पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। दृश्य क्षेत्र में लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम, दृश्य क्षेत्र की वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है। दृश्य क्षेत्र में लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रकाश विद्युत सेल के लिए लिथियम और तांबे में से कौन सी धातु उपयुक्त होगी। लिथियम का वर्क फंक्शन दे रखा है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तांबे का वर्क फंक्शन दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कह रहे कौन सी धातु उपयुक्त होगी। तो सुनो, जो 5000 वेवलेंथ की लाइट डाल रहे हो उसके एक फोटॉन की कितनी एनर्जी होगी पहले पता लगा लें। H की वैल्यू मेरे पास होती है, C की वैल्यू भी मेरे पास होती है और लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम। हम जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो इस एक फोटॉन की जो एनर्जी निकल के आती है, एक फोटॉन की एनर्जी, वो कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। करीब करीब इन्होंने बहुत गंदा लगाया, बहुत घटिया लगाया है, हम आपको बिल्कुल ओरिजिनल लगा के दिखाते हैं। -7 कैलकुलेट करता हूँ तो ये 6.6 × 3/5 × 8 7 15 में निकल जाएगा -34, तो -19 जूल। जूल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना चाहता हूँ, बन जाएंगे। 19 घात उड़ा दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए। 16×5 80, 6×3 18 और 6×3 18 और 1 19, 16×5 80, 16×5 80, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 8, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। जो मेरे पास दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है उससे जो उसकी एनर्जी निकल के आई है उस फोटॉन की, जो दृश्य प्रकाश की रेंज से आता है उसकी एनर्जी 2.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आई है। मतलब साफ है, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, किताब के चक्कर में मत पढ़ना। इस मेटल के सरफेस पर जो दृश्य प्रकाश डाला जा रहा है उसकी ऊर्जा 2.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें आपके पास 2 मेटल दिए गए हैं, एक दिया गया है लिथियम जिसका कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरा दिया गया है कॉपर जिसका कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन की क्या परिभाषा होती है?
वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकती है। तो लिथियम के पृष्ठ पर कितनी ऊर्जा का फोटॉन डालना पड़ेगा? 2.3 का। और जो कॉपर है, कॉपर का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताता है कि कॉपर के सरफेस पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी की लाइट डालेंगे तो इससे सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो जो लाइट आपने डाली है उसकी कुल ऊर्जा हमने कैलकुलेट करी तो कितनी आई है? 2.45। तो इतनी ऊर्जा का फोटॉन किस वाले से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? इस वाले से निकाल सकता है, किस वाले से निकाल सकता है? लिथियम से निकालेगा कि कॉपर से निकालेगा? कहिए। हाँ भाई तुम गधा हो क्या यार विश्वकर्मा। कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी? और लिथियम से निकालने के लिए? और जो तुम्हारे पास ऊर्जा आई है वो किसके बराबर आई है? तो ये किससे निकाल सकती है? लिथियम से। गधा कहीं के। तो सर गधा एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखते हो क्या? जो कॉपर का एलिमेंट है उसे कम से कम 4 चाहिए, और जो लाइट तुमने डाली है उसकी एनर्जी कितनी आई है? तो वर्क फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सकती है। तो लिथियम को कितनी ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए? और तुम्हारे पास है कितनी? तो ये एनर्जी जो आपके फोटॉन की है वो इस एनर्जी से ज़्यादा है ना, तो इससे निकाल देगी। लेकिन इससे निकाल पाएगी क्या? क्यों नहीं निकाल पाएगी? क्योंकि ये ऊर्जा इस वर्क फंक्शन से कम है तो निकाल नहीं पाएगी। एक ये हो गया। इसके बाद एक 15 नंबर लगा लीजिए, आज का आखिरी सवाल। एग्जाम्पल सारे सीधे E बराबर hc/λ पर रखना है, कोई काम यहाँ नहीं है। सीजियम धातु के लिए कार्यफलन, सीजियम धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उस पर 5000 वेवलेंथ की लाइट डाली जा रही है। धातु के पृष्ठ के लिए दहली तरंगदैर्ध्य और दहली आवृत्ति निकालनी है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी निकालनी है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग भी निकालना है। आपतित प्रकाश की तीव्रता दुगुनी कर दी जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा का क्या होगा? एक सवाल है, कंप्लीट है, ये पूरे 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल बनेगा अगर इसके साथ एक्सपेरिमेंट होता है तो। कहता है सीजियम धातु का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो लाइट आप डाल रहे हो कितने की डाल रहे हो? 5000 एंगस्ट्रॉम की। तो जो आइंस्टीन है वो यहाँ काम करेंगे, यही बताया था। आइंस्टीन के अनुसार अगर ज़्यादा एनर्जी की लाइट आप डालोगे तो पहले वर्क फंक्शन में खर्च होगी, बाकी बची एनर्जी किस में खर्च हो जाएगी? उसकी गति ऊर्जा बढ़ाने में। तो जो आप लाइट डाल रहे हो वो डाल रहे हो hc/λ। लैम्डा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। वर्क फंक्शन गिवन है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बनाने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हमसे अधिकतम गति ऊर्जा पूछी गई है, सबसे पहले ये निकल जाएगी। H का मान होता है, K का मान होता है। इसको हल करके निकाल लेना तो आपको अधिकतम गतिज ऊर्जा तुरंत मिल जाएगी। जब अधिकतम गतिज ऊर्जा मिल जाएगी E, तो उसके लिए फार्मूला बन जाएगा 12mv²। हाफ तो E यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता होता है तो इलेक्ट्रॉन का वेग मिल जाएगा क्या? तो ये दोनों सवालों के जवाब मिल गए। इसके बाद दहली तरंगदैर्ध्य और दहली तरंग आवृत्ति पूछा है। तो W बराबर मैंने बताया था hc/λ0, hc/λ0। तो ये λ0 जो होता है वो दहली तरंगदैर्ध्य होती है, और W बराबर बताया था hν0। तो जो ν0 होती है दहली आवृत्ति होती है। तो W हमें पता है, W का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है या जूल में रख देना। हाँ जूल में बदल लेना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। H पता है, C पता है तो λ0 मिल जाएगा, और वही W यहाँ जूल में रख करके H पता है तुमको ν0 मिल जाएगा। तो ν0 ये मिल गया, λ0 मिल गया, गतिज ऊर्जा इससे मिल गई, वेग उससे मिल गया। अब कह रहे अगर तीव्रता को दुगुना कर दें, तो मैंने तीव्रता का प्रभाव पढ़ाया था, बताया था अगर किसी आपतित प्रकाश की तीव्रता को दुगुना कर दिया जाए, आपतित प्रकाश की तीव्रता को
दुगना कर दिया जाए तो तीव्रता दुगनी करने से केवल निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रभावित होती है, गति ऊर्जा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पूछा है तीव्रता को दुगना कर दे ऊर्जा का क्या होगा, तो ऊर्जा पर तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऊर्जा का प्रभाव फ्रीक्वेंसी पर होता है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन तीव्रता को बढ़ाएंगे तो केवल निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रभावित होती है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं। तो ये थे हमारे कुछ सिलेक्टिव सवाल। आपको क्या करना है, अपने सारे 32 एग्जाम्पल मेरी किताब में जो जो चैप्टर में पढ़ाया है एक बार थ्योरी को रिवॉच कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। पूरा चैप्टर ख़त्म करके हमें मिलिए, हम आपका मिशन शुरू करते हैं और ख़त्म कर देंगे। राइट, अब ज़्यादा मेरे पास है नहीं, परमाणु की संरचना स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति में पढ़ाता नहीं हूँ। हमारी किताब में केवल एक रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर है जो सिर्फ 1 दिन का है, और एक न्यूक्लियर एनर्जी का चैप्टर है जो 1 दिन का है। केवल 2 दिन का सिलेबस हमारे पास है जो हम पढ़ा देते हैं, और इसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लॉजिक गेट आप सबको फिर कह रहा हूँ आके ही पढ़ना पड़ेगा। मैं ना लाइव लगाऊंगा ना वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ आके पढ़ोगे। सेमिनार लगेगा, नवंबर में हो सकता है, दिसंबर में हो सकता है।